दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर आज 5 देशों की यात्रा पर निकल गए, जिसमें उनको पहले पहुंचना था यूएई। जब यूएई के लिए वो भारत से निकले और जैसे ही यूएई के एयर स्पेस में वो एंटर करते हैं, यूएई के F-16 उन्हें एस्कॉर्ट करते हैं और यूएई तक उन्हें सुरक्षित पहुंचा के लेके जाते हैं। ठीक है, बहुत सारी बातें हुई हैं वहाँ पे। डिफेंस एक पैक्ट हुआ है, साइबर सिक्योरिटी में हुआ है, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की बात हुई है, स्ट्रेटेजिक जो पेट्रोलियम के रिजर्व और बनाएंगे यूएई की मदद से हम इंडिया में, उस पर बात हुई है। और एक $5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट इन सब के अलावा भी यूएई करेगा। तो इस पर बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो कृपया करके हमें सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर आज सबसे पहले 5 देशों की जो यात्रा थी उसमें सबसे पहली जो जगह थी वो ही यूएई, और यूएई में पहुंचे, जहां उन्हें F-16 ने उन्हें मतलब एस्कॉर्ट करके आराम तक यूएई तक पहुंचाया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, बहुत सारी जब बातचीत हुई और शुरुआत में ही, क्योंकि यूएई वो कंट्री है जिसने सबसे ज़्यादा ड्रोन स्ट्राइक्स और मिसाइल स्ट्राइक्स देखी अपने ऊपर, उसके रीज़न पे भी मैं आऊँगा। ठीक है, और आपको एक चीज़ और याद होगी, नेतन्याहू ने कुछ दिन पहले बोला था कि जब हमारी और ईरान के साथ वॉर चल रही थी तो मैं सीक्रेटली यूएई गया था। यूएई ने बाद में उसे डिनाई कर दिया। वो हमेशा उसे करेगा, लेकिन वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और इंडिया की मैं अगर बात करूँ तो जब वॉर स्टार्ट हो रही थी तो प्राइम मिनिस्टर इसराइल में थे। वॉर जब खत्म होने की तरफ आ रही है, ऑल्दो उसका कोई एंड पॉइंट नहीं पता कि कब खत्म होगी, तो यूएई पहुंच गए। ठीक है, I2U2 ग्रुपिंग की बात उसमें करेंगे। ठीक है, तो जब आज वहां पे पहुंचे, और ये सिर्फ 2.5-3 घंटे की मीटिंग जितना बढ़ता, और आधा दिन मुश्किल से खर्च किया होगा प्राइम मिनिस्टर ने यूएई में, लेकिन काम बहुत सारा जो बैकएंड पे किया गया था, जयशंकर जाके मिल रहे हैं, और थोड़े दिन पहले ही अजीत डोभाल अकेले जाके मिले थे बिना किसी पॉलिटिकल लोगों के, उसमें ये सारी रूपरेखा तैयार करी गई थी। ठीक है, क्योंकि जो वैश्विक समीकरण है, पूरी इक्वेशन है, वो वर्ल्ड के लेवल पे बदल रही है। ठीक है, इंडिया यूएई ने डिफेंस पैक्ट साइन करा, और जो वॉर टेंशंस थी उनके बीच में ये सब हो रहा है। और ताज्जुब की बात आप ये देखो कि ब्रिक्स के समिट के लिए जो अभी फॉरेन मिनिस्टर के लेवल पे हो रही है, उसके बाद प्राइम मिनिस्टीरियल या हेड ऑफ द स्टेट के लेवल पे होगी, उसमें जो क्या कहते हैं अराक्ची हैं, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर, वो इंडिया में, और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं यूएई में। तो एक सिंबोलिज्म भी आपको इसमें देखने को मिलेगा कि इंडिया का इतना बड़ा डायस्पोरा जो यूएई में रहता है, इंडिया के लिए वो भी मैटर करता है। गल्फ में रहने वाला सबसे बड़ा इंडिया का जो डायस्पोरा है वो यूएई में रहता है, लगभग 4 मिलियन के आसपास का। ठीक है, तो बहुत सारे पैक्ट हुए डिफेंस में, एनर्जी में, शिपिंग में भी एक बहुत 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हुई हैं, जहां प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने रिलेशनशिप को, इंडिया के रिलेशनशिप को कैसे हमें डीप लेके जाना है यूएई के साथ में। इसके अलावा बहुत सारी बातचीत हुई कि कैसे जो पूरी पार्टनरशिप है उसको और ज़्यादा, मतलब अब एक ऐसा अमली जामा पहना देना है जहाँ से कि वो इम्पैक्ट या शॉक जब कोई एक्सटर्नल आए तो ये जो रिलेशनशिप डेवलप हो रही है वो उसे झेल पाए। पहला तो ये हुआ कि दोनों देशों ने बोला कि भाई डिफेंस इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर डिफेंस की अगर बात करें तो जैसे इंडिया ने मिसाइल टेक्नोलॉजी में बहुत ही सुपीरियर कंट्री है जो हम शेयर कर सकते हैं, क्योंकि जैसे आपने देखा होगा कि पाकिस्तान का और सऊदी का एक डिफेंस पैक्ट हो रखा है, एक पे हमला दूसरे पे माना जाएगा, खास मतलब उसका कुछ है नहीं, कोई पहुंचा ही नहीं पाकिस्तान कभी। उसी तरह के एक कोलैबोरेशन की बात यहाँ पे भी हो रही है, क्योंकि यूएई और सऊदी की यमन को लेके जो ठनक चलती रहती है एक दूसरे के साथ, वो जग जाहिर है, और उनकी आपस में कोई बनती है भी नहीं। ठीक है, इस हिसाब से कि जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन है उसको बढ़ाएंगे, जहाँ पे जो R&D किया जाएगा, चाहे वो मिसाइल की टेक्नोलॉजी हो, ड्रोन टेक्नोलॉजी हो, जिसमें यूएई ने काफ़ी मतलब दक्षता हासिल करी है। ईरान जहाँ पे उसे आयरन डोम जैसी सुविधाएं मुहैया करवाता है, ठीक है, इंडिया भी उसमें अब कोलैबोरेट कर पाएगा यूएई के साथ में। जहाँ इनोवेशन, एडवांस टेक्नोलॉजी, मैरीटाइम सिक्योरिटी, साइबर डिफेंस में यूएई का कोई सानी नहीं है। मतलब जो वेस्टर्न कंट्रीज होते हैं उनकी एकदम पार पे उनकी जो स्पेसिफिकेशन है वो आती है उसमें। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है और इंडिया को बहुत इंपॉर्टेंट फायदा इससे मिलने वाला है, जो कि साइबर डिफेंस का है। ठीक है, इसके अलावा सिक्योर कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, जैसे हॉटलाइन जिसे हम बोलते हैं, कोई भी देश जो सिक्योर कनेक्शन कम्युनिकेशन के लिए बनाते हैं उसमें वो काम आएगा। दूसरा एक है कि स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, जहाँ पे सप्लाई एलएनजी की होगी, जो पोटेंशियल स्टोरेज है क्रूड ऑयल के फुजैरिया यूएई में, वहाँ पे वो डेवलप करेगा। देखो मैं आपको एक वो इमेज दिखाता हूँ, होनी तो चाहिए हमारे पास में। हाँ देखो, अब सारा सिचुएशन अभी आपने जब देखा ही होगा, कहाँ पे आया था कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाला एरिया है। इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एरिया में क्या हो रहा है कि अब जैसे दुबई है, अबू धाबी है, यहाँ से कोई भी तेल अगर निकालते हैं तो ईरान यहाँ पे अड़ंगा डाल देता है, यानी कि यहाँ से उसे निकलने नहीं देता। यूएस ने यहाँ पे ब्लॉकेड लगा रखा है। ठीक है, लेकिन यूएई की एक पाइपलाइन फुजेरा तक यहाँ तक भी आती है। ठीक है, ये वाला जो बना हुआ है। ठीक है,
और यहाँ पे यूएई ने जो स्ट्रेटेजिक क्रूड रिजर्व्स हैं वो भी बना रखे हैं। तो इंडिया ने क्या बोला है कि भाई यहाँ से लेके मतलब जो यहाँ से, क्योंकि यहाँ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो आराम से बाईपास हो गया और यहाँ से फिर जब इंडिया की तरफ वो आराम से जा सकता है। और इंडिया के जो भी 40 मिलियन बैरल के जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं उसमें 31 मिलियन का शायद कि वो वहाँ पे जाके भी डेवलप करे और उन्हें स्टोर करने में हेल्प करे, ये उसकी बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, तो यूएई इस पूरे एरिया को बाईपास करके जब तक ये ओपन नहीं हो जाता इस पाइपलाइन का इस्तेमाल करेंगे और इस पाइपलाइन से जो यहाँ पे रिजर्व्स बने यूएई के वो भारत आराम से आ पाएंगे। ठीक है, इसके पेट्रोलियम रिजर्व्स पे बात हुई है क्योंकि जो फुजेरा जगह थी उस पे भी हिट किया था ईरान ने। ठीक है ना, तो जो वर्स्ट हिट था पूरे रीजन में वो था यूएई। इसके अलावा एक ऑयल रिफाइनरी ऑन फायर एंड इंजीनियरिंग थ्री, और क्योंकि इसी जब अटैक हुआ था तो यहीं पे 3 इंडियन लोग जो है हार्म हुए थे। ठीक है, इंडिया ने भी जो यूएई पे लगातार हमले हो रहे हैं ईरान की तरफ से, ड्रोन अटैक्स और ये सब हो रहे हैं, उसकी भी निंदा करी, कड़े शब्दों में निंदा करी, क्योंकि भाई हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये इसलिए भी है क्योंकि हमारे लोग भी वहाँ पे रहते हैं। आप देखोगे 4.3 मिलियन लोग हमारे वहाँ पे रहते हैं और हमारे लोग भी उसमें टारगेट होंगे। ठीक है, जिसके लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उसके बारे में बात करी। इसके अलावा एनर्जी, टेक्नोलॉजी, दूसरे जो प्रायोरिटी सेक्टर हैं उनमें भी बहुत सारा काम होगा। इसके अलावा अलग से यूएई इन्वेस्ट करेगा $5 मिलियन। इकोनॉमिक टाइज तो उससे स्ट्रांग होंगे लेकिन नए मार्केट ओपन होंगे, जो जॉब है उनके क्रिएशन में भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इस पूरे $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट के बाद में। इसके अलावा पूरे दुनिया में क्योंकि लगातार महंगाई बढ़ रही है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल नहीं रहा है, एंड होने का पता नहीं कब होगा, तो प्राइस बढ़ रहे हैं लगातार। इंडिया में भी पेट्रोल के और डीजल के 3-3 रुपये करके और सीएनजी पे भी सरकार ने 2 रुपये बढ़ा दिया। ठीक है, तो उसकी चपेट में सारे लोग आए हुए हैं। अब क्योंकि हम 90% अपना ऑयल इंपोर्ट करते हैं और आधे से ज़्यादा उसमें से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता था और हम दुनिया के तीसरे सबसे बड़े इंपोर्टर हैं, तो हम भी मतलब जो हिट हुई है उसमें से सबसे एक इंपॉर्टेंट जो लोग हैं उनमें हम भी हैं जो सबसे ज़्यादा हिट हुए हैं इस पूरे सिचुएशन की वजह से। ठीक है, और जो यूएई के जो अल नयान है, मोहम्मद बिन जायद अल नयान, आपने को पता होगा कि यूपी में अभी लगभग 117-118 लोगों की डेथ हुई है, जिसमें बहुत बड़े लेवल पे साइक्लोन बने थे। 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जब वो साइक्लोन आए, ठीक है, उस पर एक अलग वीडियो बनाएंगे, उसके लिए भी कॉन्डोलेंसेस दिए, रशिया से भी कॉन्डोलेंसेस उसके लिए आए, क्योंकि एक अलग तरह का सिनेरियो था। आपको सोचो 130 किलोमीटर पर आवर, जब समंदर में साइक्लोन या कोस्ट के पास साइक्लोन आता है, वहाँ पे हमने सुना था कितनी स्पीड के वो आते हैं, लेकिन लैंड पे जब इतनी स्पीड के साइक्लोन आते हैं जिसके लिए कोई प्रिपेयर्ड भी नहीं था। ठीक है, और इंडियन मीडिया ने उसको दुर्भाग्य से बहुत ज़्यादा दिखाया भी नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ी न्यूज़ थी जिसपे कॉन्डोलेंसेस दिए उन्होंने। ठीक है, दूसरा एक उन्होंने जो बात करी थी, जैसे ये था कि जो पेट्रोलियम रिजर्व है, जैसे इंडिया के पादूर है, मैंगलोर है, चंदीखोल, एक फेज़ बन चुका है, दूसरा फेज़ बन रहा है, और उसमें जो फुजरा है वहाँ से कंट्रीब्यूट करेगा यूएई, और फिर हम और अलग तरह के जो बहुत सारे वो हैं उन्हें भी हम डेवलप कर पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा शिपिंग को लेके भी इंडिया ने काफ़ी सारी बातचीत करी है कि जो शिपिंग मेंटेनेंस, लॉजिस्टिक्स का जो काम होता है वो भी जो गुजरात की जो वाडेनार रिफाइनरी है, ये जो वाडेनार जगह है वहाँ पे इन सब चीज़ों को भी डेवलप करने में हेल्प करेगा, क्योंकि अभी हम कहीं सिंगापुर होता है, श्रीलंका होता है या कहीं और पे होता है, उसका एक सेंटर भी यहाँ पे बनेगा। और जो एडनॉक है यूएई की, जो मतलब सबसे बड़ी तेल कंपनी जैसे सऊदी अरामको है, वो यहाँ पे मतलब एक रिफाइनरी पे, इन्वेस्टमेंट पे और इन पेट्रोलियम रिजर्व्स को इनको फुलफिल करने में और एक लॉन्ग टाइम अग्रीमेंट करेंगे, ताकि जो क्रूड ऑयल है वो लगातार आता रहे बिना किसी सिचुएशन के या किसी प्रॉब्लमेटिक चीज़ के होते हुए भी। ठीक है, तो ये बेसिक मोटा माटी कुछ चीज़ों पे अभी बात जो अभी तक आई है डिटेल में, उस पर हमने ये बात बताई है आपको। ठीक है, और जो लोग नए जुड़े हैं हमारे साथ वो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और फर्दर और भी वीडियोज़ हम इस पर बनाएंगे।